अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी और फिर हमने ये देखा कि थ्री डायमेंशनली इन स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट पेपर पे किस तरह से किया जा सकता है। उसके लिए चार डिफरेंट फार्मूलाज आपने देखे, फिशर, न्यूमैन, पर्सपेक्टिव या जिसे हम वेज एंड डैश भी कहते हैं, और साहॉर्स। फिशर प्रोजेक्शन अभी मैंने नहीं बताया आपको, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, मोस्टली बुक्स वगैरह में, लिटरेचर में आप दो तरह से वे देखते हैं, या तो उसको न्यूमैन प्रोडक्शन में यूजुअली ड्रॉ किया जाता है या पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में उसको लिखा जाता है। इसीलिए लास्ट टाइम उसी पर हमारा ज़्यादा फोकस था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, या पर्सपेक्टिव फार्मूला किस तरह से थ्री डायमेंशनल यानी किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी स्टीरियो आइसोमर्स को, या ये है कि न्यूमैन को पर्सपेक्टिव में और पर्सपेक्टिव को न्यूमैन में किस तरह से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस पे हमारा फोकस था। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। उसमें हम कोई एक स्पेसिफिक अल्केन जिसमें सबसे बेसिक है यानी इथेन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बेसिकली होते क्या हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इस तरह के आइसोमर्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के रिजल्ट में जब थ्री डायमेंशनली जो एटम्स की ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर वो चेंज होती है, तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपके पास आइसोमर्स बनते हैं। उन आइसोमर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, रोटामर्स या कन्फॉर्मर्स कहते हैं। अब उस कार्बन कार्बन रोटेशन के रिजल्ट में ज़ाहिर है जो डिफरेंट तरह के टाइप्स के आपके पास आइसोमर्स बन रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है उसी तरह से वो भी चेंज हो रही है। तो वो जो एनर्जी चेंजेस हैं उस कार्बन कार्बन रोटेशन के रिजल्ट में, उसको की स्टडी को हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। सो कन्फर्मर जो है वो रैपिडली जो है वो उनकी कनेक्शन सेम है। आपको पता ही है कि स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी जो है इट रिमेन्स द सेम, जस्ट ओरिएंटेशन यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में रूम टेम्परेचर पर जो है वो रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल है और एक दूसरे से हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में, और वो कंटिन्यूसली जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन है और उसमें एनर्जी गैप इतना है कि वो रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल है। ठीक है। अगर हमने उनको आइसोलेट करना है तो हमें एक्सट्रीमली 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 लो टेम्परेचर पर हम मतलब कह सकते हैं कि हमने उनकी जो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर है। अदरवाइज जो है वो आइसोमर है, अदरवाइज कंटिन्यूसली रोटेशन में एक आइसोमर जो है वो डिफरेंट उसमें जो है वो आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें हमने ये फॉर एग्जांपल आपके पास है कि ये फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन है और उस रोटेशन के रिजल्ट में ये एक आइसोमर बना है। अब इस आइसोमर में क्या हुआ है कि आपके पास कनेक्टिविटी तमाम एटम्स की किस एटम के साथ वो कनेक्टेड है वो वैसे ही रही है, लेकिन थ्री डायमेंशनली यानी ये वाले इनकी जो पोजीशन थी सब्स्टिट्यूएंट की, किधर किधर स्पेस में किस साइड पर थे वो तो वहीं पर है, लेकिन इस केस में देखें ये ऊपर था, अब ये नीचे आ गया, ये दोनों इधर थे। तो उनकी जो ओरिएंटेशन है यानी जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो उस रोटेशन के रिजल्ट में चेंज हो रही है, और बेसिकली इसी को हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। हम कन्फर्मेशनल आइसोमर में जब स्ट्रेट चेन अल्केन में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईथेन की। सिलेबस में चंद एक हैं, उसमें हमारे पास ईथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन, पेंटेन वगैरह को हम स्ट्रेट चेन अल्केन में देखेंगे। कुछ उन पे सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मतलब कार्बन हाइड्रोजन को हमने किसी और फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो फिर किस तरह से उसमें आइसोमर्स बनेंगे, उनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हम ईथेन के केस में डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल जो है वो उसको जो है वो इथेन को आप किस तरह से ड्रॉ करोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, इस तरह से। और मैंने आपसे कहा था कि दो एक्सट्रीम्स होती हैं मतलब एनर्जी की बेसिस पर। एक वो आइसोमर जिसकी तमाम आइसोमर में जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो, और एक वो आइसोमर जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन के आपके पास आ रहा है, वो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप इथेन का किस तरह से ड्रॉ करोगे, इस तरह से ड्रॉ करोगे कन्फर्मेशन कि जिसमें तमाम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपने एक दूसरे के पैरेलल जो है वो दिखाया गया है। और हम कहते हैं कि डायहाइड्रल एंगल जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन के केस में है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है।
जो है वो डायहेड्रल एंगल क्या है? डायहेड्रल एंगल इज द एंगल द प्लेन फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 3 एटम्स एंड द प्लेन फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 एटम्स। यूं कह लें, ये बेसिकली ज़्यादा अच्छा मैं आपको जो है वो दो प्लेन्स के दरमियान कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कह रहे हैं। उसको आगे चल के मैं डिटेल में थोड़ा फिगर से आपको बताऊंगी कि किसे कह रहे हैं हम। जो है बहुत सारे आइसोमर्स आपके पास ज़ाहिर है कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन के रिजल्ट में आ रहे हैं, लेकिन हमने दो ही को डिस्कस करते हैं, एक वो जो मैक्सिमम एनर्जी पर है और एक वो जो कि मिनिमम एनर्जी पर है। और वो कौन से क्या कहलाते हैं? वो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक है क्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज अबाउट अ is the confirmation which results from the because of the rotation of carbon carbon single bond in which the atoms or groups on one carbon are far apart as possible from the atoms or groups on the adjacent carbon। कि दो कार्बन एटम्स पर जो ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हैं वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में वो मैक्सिमम फार अपार्ट है, इसीलिए तो उनकी एनर्जी मिनिमम है ना, उनमें किसी किस्म की रिपल्शन वगैरह नहीं है। और इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होगी? कन्फर्मेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन विच द atoms or groups on one carbon are as close as possible to the atoms or groups on an adjacent carbon। तो जाहिर है जितने वो करीब होंगे तो उसी ही की बेसिस पर जो उनकी एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ठीक है, सो ये जो है आपके पास जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसमें यानी कि ये कार्बन टू हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है उसका वो 6 डायहेड्रल एंगल जिसे हम कह रहे थे कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में वो 60 डिग्री होता है, हो सकता है। ठीक है, यानी उनके दरमियान वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उन दोनों प्लेन्स के दरमियान में ना, मतलब। और जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी उस केस में वो जो एंगल है उन दोनों के दरमियान जो है वो 0 डिग्री होगा, डायहेड्रल एंगल। So rotating the atoms on one carbon by 60 degree converts an eclipsed conformation into a staggered conformation। कि अगर आप यानी कि ये आपके पास इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन थी, ठीक है, ये फ्रंट और बैक कार्बन है और ये तमाम कार्बन टू हाइड्रोजन एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हैं। तो पिछले वाले कार्बन को ही लेट सपोज पकड़ के आपने 60 डिग्री उस वनी के इस कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने रोटेट किया, 60 डिग्री की रोटेशन हुई तो आपके पास स्टैगर्ड, यानी कि अब आप मजीद 60 डिग्री आपको मैं वो पूरा साइकिल एक दिखाऊंगी कि जब आप 60 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस स्टैगर्ड को जब 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिर वो इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उस इक्लिप्स को मजीद 60 डिग्री यानी कि 360 डिग्री आप पूरा एक मुकम्मल सर्कल कराएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, तो उसमें आपके पास इक्वल स्टैगर्ड यानी हर 60 डिग्री के बाद एक स्टैगर्ड और फिर दोबारा इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है वो बनती जाएगी। The angle that separates a bond on one atom from a bond on adjacent atom is called the dihedral angle। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के केस में जो है वो 60 डिग्री है और इक्लिप्स के केस में 0 डिग्री है। बेसिकली ये जो प्लेन है जिसमें यानी ये कार्बन, ये वाला कार्बन टू हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन टू हाइड्रोजन, इनके दरमियान इस प्लेन को जो इस कलर से दिखाया गया है, ये हमें इस प्लेन में जो एंगल बनता है उसको हम जो 3 एटम्स हैं, ये कार्बन टू हाइड्रोजन और ये शो कर रहा है, और यहाँ पे स्टैगर्ड के केस में यहाँ इस तरह से शो हो रहा है, तो इस वाले एंगल को हम कहते हैं जो दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बना रहा है उसको हम जो है वो डायहेड्रल एंगल कहते हैं। तो इक्लिप्स के केस में वो 0 डिग्री होता है और स्टैगर्ड के केस में आपके पास जो है वो 60 डिग्री हो रहा होता है। और इसी वजह से जो है वो इक्लिप्स्ड में वो एक दूसरे के करीब होते हैं, वो डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, उनके दरमियान जो है वो कार्बन मतलब एटम्स के दरमियान रिपल्शन हो रही होती है, और स्टैगर्ड में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं और उनके दरमियान मिनिमम जो है वो रिपल्शन हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी उसको बॉल एंड स्टिक्स मॉडल से जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है आपके पास जो है पर्सपेक्टिव फार्मूला से, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एंगल यानी फ्रंट कार्बन टू हाइड्रोजन और दूसरे बैक वाले कार्बन टू हाइड्रोजन के प्लेन के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे जो है वो डायहेड्रल एंगल का नाम दिया जाता है। इसे हम टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं। कहीं पे मतलब आपके पास टॉर्शनल का वर्ड यूज हो या डायहेड्रल, तो एक यहाँ पे इसका मतलब स्टीरियो इसके केस में जहाँ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़े हैं तो ये एक ही बात होगी कि वो टॉर्शनल एंगल है या वो डायहेड्रल एंगल है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो दो प्लेन्स के दरमियान यानी एक कार्बन HCC प्लेन एंड द CCH प्लेन जो है एक कार्बन का दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं उन दो प्लेन्स के दरमियान वो जो है उसको हम कह रहे हैं।
तो इक्लिप्स के केस में वो 0 डिग्री है, और जो गाउची यानी वो कहा गया है कि जिसमें यानी वो 2 हाइड्रोजन को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है? यानी 60 डिग्री भी है, वो 180 डिग्री भी है, तो जिसमें इस तरह की ओरिएंटेशन होगी कि वो एक दूसरे से दूर होंगे, तो उसमें हम उसको कहते हैं कि वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। और जहाँ वो कोई भी वो एंगल, जो एंगल उसको पैरेलल कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास इक्लिप्स कन्फर्मेशन है और वहाँ 0 डिग्री है, ठीक है? जैसे कि यहाँ इसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ पर 180 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये दोनों जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ही हैं, और वो दोनों यानी एक दूसरे के मैक्सिमम। देखो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ कर ले या इस तरह कर ले, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, इधर भी मतलब ये हाइड्रोजन और दूसरे वाले कार्बन का ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आप उसको 180 कर। ये फ़र्क वहाँ पड़ता है जब आपके पास हाइड्रोजन को किसी और सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दें। जब हम सब्स्टिट्यूटेड ईथेन वगैरह की एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी कि 180 डिग्री का एंगल है तो क्या है, 60 डिग्री का है, फिर उसकी जो एनर्जी है ना वो चेंज हो जाती है। ईथेन के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही कन्फर्मेशंस हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है? स्टैगर्ड वो है जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली है, मिनिमम एनर्जी वाली है, और इक्लिप्स्ड वो कन्फर्मेशन है जो मिनिमम स्टेबिलिटी है और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रखती है। सो 1936 में जो है postulated Pitzer जो है postulated that there exists a potential energy barrier which causes restriction in rotation, and the extra energy of the eclipse conformation is called the torsional strain। जैसे मैंने बताया कि हम उस एंगल को टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं, तो उसी तरह से वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो अनस्टेबिलिटी है इक्लिप्स कन्फर्मेशन को, उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन का भी नाम दे देते हैं। So the term torsional strain is used for the repulsion felt by the bonding electron. Bonding electron कौन से हैं? Carbon to hydrogen bond के electrons on one substituent when it passes close to the bonding electrons of another substituent। यानी एक कार्बन टू हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन होती है तो दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो स्ट्रेन है, जो रिपल्शन है, उसको हम जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो है कि उसमें वो जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, ठीक है? और वो इसलिए मोस्ट यानी कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है कि जब रोटेशन होती है तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो जो रिपल्शन है वो, और वो क्या होता है, वो स्टैगर्ड के केस में वो मिनिमम है और इक्लिप्स के केस में वो मैक्सिमम है। टॉर्शनल स्ट्रेन्स की हम डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स होती हैं, तो वो मैं आगे अभी फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको ज़्यादा डिटेल में भी बताऊंगी। सो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड्स इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन increases its energy as compared to the staggered conformation, so where the bonding electrons are further apart, ठीक है? ये चीज़ हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जब उनकी कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन हो रही है तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उनके दरमियान जो है वो रिपल्शन जो है वो कम है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इक्लिप्स कन्फर्मेशन के केस में वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान इस तरह से एंगल बन रहा होता है, वो इतने एक दूसरे के करीब होते हैं कि उसमें मैक्सिमम जो है वो आपके पास रिपल्शन हो रही होती है। The reason for the relative stability of the staggered conformation have been debated for years. One theory is that the morning molecular orbital जो है वो of ethane in the staggered conformation are particularly more stable, and a second theory holds that there is a repulsion between the electrons in the carbon hydrogen bonds on the two carbons. So because the bonds are closer when they have a dihedral angle of 0 degree, and this repulsion is greater in the eclipsed form. So this repulsion is termed as the torsional strain, and notice that the repulsion is not between the hydrogens but between the electrons in the bonds themselves. So the recent assessment suggests that both factors are important, ठीक है? कि वही कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड वाले के इलेक्ट्रॉन्स वाली जो बात है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है वो मेन रीज़न है उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का। ये मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि किस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन से आपके पास डिफरेंट जो है वो उसके कन्फॉर्मर्स बनते हैं।
बेसिकली इन मॉडल्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो जो है वो उनको डिस्टेबलाइज जो है वो करते हैं। In principle जो है वो there are infinite number of conformation of ethane that differ only in the degree of rotation about the carbon carbon single bond। ये बात मैंने आपको बहुत स्टार्ट में कही थी कि ऐसा नहीं होता कि कोई बस ये दो ही कंफर्मेशन है। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करेगा तो न जाने कितनी जो है वो कंफर्मेशंस उस रोटेशन के रिजल्ट में आपके पास बनेंगी। लेकिन और बिकॉज एक स्मॉलर एनर्जी बैरियर है उन रोटेशन के लिए जो और आराम से रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, लेकिन हमने बस उसकी एक एक्सट्रीम और एक हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर और मिनिमम स्टेबिलिटी की बेसिस पर हम देख रहे हैं। वो तो हम काउंट करने लग जाएंगे, पता नहीं यानी कि 60 डिग्री पर रोटेट करेगा बॉन्ड या 30 पर या 80 पर, तो वो डिफरेंट हर रोटेशन पर तो डिफरेंट तरह की कंफर्मेशन आएंगी आपके पास। लेकिन हम सिर्फ दो एक्सट्रीम्स को देख रहे हैं स्टेबिलिटी की बेसिस पर, ठीक है। So, because there is a small energy barrier between the conformation, rotation is not completely free. As we shall see, the lowest energy, the most stable conformation of ethane is a staggered, and the highest energy conformation is the eclipsed conformation. At room temperature, ethane molecules undergo collisions with sufficient energy so that the energy barrier between the extreme conformations can be crossed, and rotation about the carbon carbon single bond from one conformation to another occurs rapidly। कि रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाए और इक्लिप्स लूज करके स्टैगर्ड में चला जाए। सो वो कंटिन्यूसली जो है वो रोटेशन वहां पे रहती है। So the difference in energy between an eclipse conformation and a staggered conformation of ethane is जो है वो approximately 12.6। जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है 12.6 किलो जूल, या अगर इसको किलो कैलोरीज में करें तो वो 3 किलो कैलोरीज है पर मोल। सो अप्रोक्सीमेटली जो है 4.2 किलो जाउल जो है वो हर इक्लिप्स कार्बन टू, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो पैरेलल हो रहा है वो 3 जोड़ियां है ना, तो एक सेट के लिए आपके पास जो एनर्जी का डिफरेंस यानी एनर्जी इंक्रीज करती है, तो इन केस ऑफ इक्लिप्स में वो 4.2 किलो जूल पर मोल हो रही है। एंड इट इज़ रेफर टू एज टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। So torsional strain, it is also called eclipsed interaction strain, arises when non-bonded atoms separated by 3 bonds are forced from a staggered conformation to an eclipsed conformation। ये स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन जो है एक इंस्टेबिलिटी है विद इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन हायर एनर्जी। इसी तरह आप वर्ड सुनेंगे स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन इज द इंक्रीज इन एनर्जी रिजल्टिंग व्हेन एटम्स आर फोर्स्ड क्लोज टू वन अनदर, जब उनका साइज बहुत बल्कि और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हाँ, एक स्पेसिफिक एरिया है जहां तक उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्प्रेड हुई भी है, लेकिन जब ज़ाहिर है आप उसकी किसी दूसरे एटम को करीब लाएंगे तो उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़ाहिर डिस्टर्ब होगी, वहां पर रिपल्शन होगी। तो वो आपके पास स्टेरिक स्ट्रेन के ज़मरे में आता है। द स्ट्रेन दैट अराइजेस व्हेन नॉन बॉन्डेड एटम्स आर सेपरेटेड by 4 or more bonds are forced closer to each other than their atomic radii would allow। So steric strain is also called the non-bonded interaction, या जिसे हम वंडरवॉल स्ट्रेन भी कहते हैं या वंडरवॉल रिपल्शन भी कहते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन दैट अराइजेस व्हेन non-bonded atoms are separated by 3 bonds are forced to from a staggered conformation to an eclipsed conformation। Torsional strain is also basically वो जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है और वो जो वहाँ पे रिपल्शन हो रही है उसको हम जो है वो नाम दे रहे हैं इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन क्या है कि एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस तरह से पैरेलल आ जाते हैं कि उनके उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन हो रही है, उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। एंगल स्ट्रेन क्या है
कि द स्ट्रेन दैट अराइजेस व्हेन अ बॉन्ड एंगल इज आइदर कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड कंपेयर टू इट्स ऑप्टिमल वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 है, लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करें या वो एक्सपैंड कर जाए 109 से बढ़ जाए या कम हो जाए, वो जो एक्चुअल आइडियल एंगल से डेविएशन है, चाहे वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो आपके पास एंगल स्ट्रेन कहलाता है। सो वंडरवॉल फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आप ये जानते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स द टू ग्रुप्स, और उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं उस बेसिस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं दोबारा तो इसको तो नहीं बताऊंगी इसकी डिटेल, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी वंडरवॉल फोर्सेस क्या है ये आपने पढ़ी हुई होती हैं पहले। हम देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन। अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या है कि जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो वो जो एनर्जी चेंजेस हैं, कौन कौन सी कन्फर्मेशन आपके पास बन रही हैं। As I told you that at room temperature enough energy is available that one staggered conformation is easily constantly interconvertible into the other conformation. So to get from one staggered conformation to another, जो है मॉलिक्यूल्स के पास इनफ हम जो है वो रोटेशनल एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, जो बैरियर का उसको सामना करना पड़ता है एट रूम टेम्परेचर, वो इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। सो अ रोटेशनल एनर्जी बैरियर बिटवीन द टू कन्फर्मेशन इन जनरल इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द बिगिनिंग कन्फर्मेशन एंड द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन थ्रू व्हिच द मॉलिक्यूल मस्ट पास टू अराइव एट द एंडिंग कन्फर्मेशन। एक वो जो मैक्सिमम एनर्जी पर है और एक वो जिस मिनिमम एनर्जी पर है, तो वो सारे एनर्जीज जो हैं, यानी कि वो मिनिमम कन्फर्मेशन या मैक्सिमम एनर्जी वाली जो है वो कन्फर्मेशन के दरमियान जितनी एनर्जी है वो में ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जितनी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व है, वो सब आपके पास अवेलेबल हों, तो वो जो है वो रोटेशन के रिजल्ट में वो डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं। सो इन द केस ऑफ इथेन दिस इज सिंपली द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड से इक्लिप्स तक जाने की जो एनर्जी है ना, वो जस्ट 12 किलो जॉल पर मोल है। तो बाकी तो आप खुद सोचें कि जितनी भी कन्फर्मेशन होंगी उनकी एनर्जी इससे कम होगी, तो और भी वो तो इजीली पॉसिबल है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। सो ये आपके पास इक्लिप्स कन्फर्मेशन थी। मैंने आपसे कहा था हर 60 डिग्री रोटेशन पे एक कन्फर्मेशन दूसरी में कन्वर्ट होती जाएगी। 60 डिग्री रोटेट किया, स्टैगर्ड में कन्वर्ट हुआ, उसको फिर 60 डिग्री और यानी 120 हुआ, इक्लिप्स में आ गया, ठीक है। लेकिन इक्लिप्स में वही उनके दरमियान जो है वो एंगल 0 डिग्री ही है वो, ठीक है। फिर मजीद 60 डिग्री किया तो वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, लेकिन वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर 60 डिग्री करेंगे तो वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 डिग्री करेंगे तो वो स्टैगर्ड में हो जाएगा, फिर 60 डिग्री करेंगे तो इक्लिप्स में जो है वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। So actually the difference in energy between the staggered and eclipsed conformation of ethane is, as I told you before as well, that it's known as torsion strain. और इसका काज हम पीछे डिस्कस भी वैसे कर चुके हैं, और अब हम दोबारा जरा इसको डिटेल में देखते हैं। एंड इट्स काज हैज बीन समवट डिबेटेड ओवर द ईयर्स बेस्ड ऑन द रीसेंट क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पोजेसेस अ फेवरेबल इंटरेक्शन। मैंने आपको भी पीछे पढ़ा था, हमने दो रीजंस थी। हमने कहा था कि कार्बन जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा हमने उसकी रीजन टॉर्शनल स्ट्रेन पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में उसमें रिपल्शन मिनिमम हो रही होती है, लेकिन इक्लिप्स में एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन शो करते हैं। तो अब रीसेंट स्टडीज क्या कहती हैं? रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एक कार्बन का स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, देखिए आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जो कि एम्प्टी है ना, यूजुअली आपके पास वेकेंट नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो हायर एनर्जी पर होता है। सो होता क्या है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसका वो उसमें क्या होता है कि उसका एक कार्बन टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दूसरे कार्बन टू हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होती है, और वो ओवरलैप के नतीजे में इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जरा वो शेयर होते हैं और उसको स्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। सो द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन possesses a favorable interaction between an occupied bonding molecular orbital and unoccupied anti-bonding molecular ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी बेसिकली वो लो हो जाती है, उसको स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में
इस तरह से ओरिएंटेशन होती है कि इसका यानी इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन हो जाती है। लेकिन जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है, एक वाले कार्बन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आमने सामने होते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो ये चूंकि एम्प्टी है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वहां पे ओवरलैपिंग हो रही होती है, वहां स्टेबिलिटी होती है। तो ये अब रिस्कली कहा जाता है कि ये वजह है कि स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। So this interaction lowers the energy for the staggered conformation, and this favorable interaction is only present in the staggered conformation. So when the carbon-carbon bond is rotated, ठीक है, going from the stagger towards the eclipse conformation, so the favorable overlap above is temporarily disrupted. कि वो जो ओवरलैप मैंने आपको शो किया है कि जब वो स्टैगर्ड से एक्लिप्स कन्फर्मेशन में मूव करता है, तो वो जो ओवरलैप है, वो जो स्टेबिलिटी की एक वजह थी, वो डिस्ट्रप्टेड हो जाती है। और वो उसी तरह जो है वो उसकी फिर जब वो डिस्ट्रप्टेड हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो जब एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। So in ethane, this increase amount to 12 kilojoule per mole. Since there are 3 separate eclipsing interaction, it is reasonable to assign 4 kilojoule, यानी कि देखो एक टोटल 12 है, तो इसका मतलब है कि हर एक जोड़े की वजह से, हर एक पेयर की वजह से जो है वो 4 किलोजूल पर मोल जो है इक्लिप्स की एनर्जी में इजाफा हो रहा है। So the energy difference is significant. At room temperature, a sample of ethane gas will have approximately 99% of its molecule in staggered conformation at any given instant. ज़ाहिर है वो स्टेबल कन्फर्मेशन है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि they are rapidly interconvertible. So there has been disagreement over the years as to the origin of the torsional strain in the eclipse conformation of ethane, and it was originally thought that this strain is the result of the repulsion between the eclipsed hydrogen nuclei. They are separated by 255 picometer in a staggered conformation, but by only 235 picometer in an eclipsed conformation. ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई कि क्यों स्टैगर्ड इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल क्यों है। उसमें एक जो है वो रीजन ये है कि वो जो हाइड्रोजन है उनका साइज इतना है, वो इतने करीब आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। तो आप उसको बस वही रखें जो मैंने आपको बताया है, टॉर्शनल स्ट्रेन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया है। Alternatively, it has been held that the torsion strain is the result of the repulsion between the electron clouds of the adjacent carbon to hydrogen bonds. Theoretical molecular orbital calculations, however, suggest that the energy difference between the conformational extremes, yani staggered or eclipse conformation, arises not from destabilization of the eclipse conformation, but rather from stabilization of the staggered conformation. कि जो एनर्जी में आ रहा है वो उसकी डिस्टेबलाइजेशन इक्लिप्स की नहीं है, बेसिकली वो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए जो है वो ज्यादा लो एनर्जी पर चला जाता है। और दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्मॉलर डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन, जो मैंने भी पीछे शो भी किया है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान, डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम अ फिल्ड ऑर्बिटल into an empty acceptor orbital, यानी कि जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, between a filled carbon hydrogen bonding molecular of one carbon and the empty or unfilled carbon hydrogen anti bonding molecular orbital on the adjacent carbon with which it is aligned. And this donor receptor stabilization is lost when a staggered conformation is converted into an eclipsed conformation, and thus although the fact remains that eclipsed ethane is higher in energy than the staggered ethane, the reason for this energy difference is still a subject of study among the chemists. लेकिन आपने वही, क्योंकि देखो अभी ये तो साइंस है, उस पर तो डिस्कशन चलती रहेगी। 100 साल बंदा एक चीज पढ़ता है और 101वें साल में कोई आ जाता है, कहता है नहीं ये गलत है, ये इस तरह नहीं, इस तरह। तो हमारे लिए क्या है, हमें यही आपने इसको यही वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टॉर्शनल स्ट्रेन, आपने इसको यही याद करना है, यही समझना है। अभी तक यही इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास एक पूरा एक पिक्चर है कि किस तरह से 60 डिग्री बॉन्ड रोटेट करोगे और आपके पास बनता जाएगा। फ्रंट वाले कार्बन को आपने फिक्स किया, बैक वाले को आप जरा रोटेट करो, 60 डिग्री से रोटेट किया, स्टैगर्ड। गाउची को इस वक्त छोड़ देंगे, गाउची भी स्टैगर्ड ही को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगली जब हम फर्दर करेंगे। अभी आप समझे कि यहाँ स्टैगर्ड लिखा है, ठीक है, गाउची से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो एक और
यानी टोटल एंगल 180 डिग्री हो गया। फिर 60 डिग्री किया तो इक्लिप्स, फिर 60 डिग्री किया तो स्टैगर्ड, फिर यानी कि 360 डिग्री टर्न में हर 60 डिग्री पे एक कन्फर्मेशन जो है वो दूसरी कन्फर्मेशन में जा रही है। ये उसकी एनर्जी डायग्राम है। देखें कि लेट्स सपोज ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये एनर्जी है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ठीक है, यानी इक्लिप्स कन्फर्मेशन को आपने 60 डिग्री रोटेट किया, उसके तब 0 डिग्री एंगल था, जो डायहेड्रल एंगल था। 60 डिग्री हुआ, उसकी एनर्जी लो हुई, फिर उसको 60 डिग्री रोटेट किया, वो इतनी हायर एनर्जी पर चला गया एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड, उसकी एनर्जी जो है वो 12 किलो जॉल बढ़ गई। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, फिर किया तो उतनी एनर्जी हायर पे चला गया। इस तरह से वो जो है आपके पास उसमें एनर्जी चेंजेस जो है वो आ रही हैं, ठीक है, कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स से कन्वर्ट होते हुए। तो ये जो स्टडी है, ये जो पूरा एक साइकिल है, इसकी स्टडी को बेसिकली हम जो है वो कन्फर्मेशनल एनालिसिस कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, पहले आप इसको तो समझ लें कि ये क्या है सारा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर हाइड्रोजन को हम किसी और ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने फ्लोरीन से रिप्लेस किया है, या उसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, या उसको मैं ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं, या हम उसको जो है इथाइलिन ग्लाइकोल हो, मिथॉक्सी इथानोल हो, हेलो इथानोल हो, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। और फिर वहाँ मैं ज़रा आपको ये गाउची वगैरह का वर्ड जो है वो ये कहें, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा ये होगा। अच्छा, आपके लिए जो काम मैं छोड़ के जा रही हूँ, ये बीच में जो स्लाइड्स मैंने दिखाई है, आपने इसको छोड़ देना है। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन प्रोपेन, ये मैंने नहीं बताना, ये मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ये वो खुद करते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि आपने बैक वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है वो, स्लाइड्स तो मैंने आपको शेयर कर दी हुई है, आपने बैक वाला जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देना है वो मिथाइल से। जब वो मिथाइल से रिप्लेस करेंगे तो ये इस तरह की उसकी जो है वो कन्फर्मेशन बनेगी, यानी आपने इस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की रोटेशन को देखना है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें अनस्टेबिलिटी इथेन के मुकाबले में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन भी आ जाएगा। स्टीरिक स्ट्रेन क्या है कि मिथाइल का आप साइज बढ़ा है, पहले तो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में सिर्फ इंटरेक्शन थी ना, रिपल्शन थी, अब मिथाइल और हाइड्रोजन आएंगे तो इन दोनों का तो 4 किलो जॉल ही होगा, यानी टोटल 8 किलो जॉल ही है इक्लिप्स की कंफर्मेशन, लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये आपने खुद देखना है, इसका आपने मुझे खुद पढ़ के बताना है, ये सारा उसका लिखा सब कुछ है, ठीक है, कि अगर टोटल इसकी एनर्जी जो है वो 14 किलो जॉल पर मोल है, तो इसकी इसकी इस पेयर की वजह से कितनी है, तो आप तो इथेन से ये जानते हैं ना कि यहाँ 4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का था, तो यहाँ पे इसकी वजह से 6 किलो जॉल पर मोल, यानी 2 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ पे किस वजह से ज्यादा है, ऐड हो रही है, क्योंकि मिथाइल है, और मिथाइल की वजह से वंडर वॉल रिपल्शन आपके पास आ रही है। तो ये जो है प्रोपेन वाला आपने खुद करना है, और मैं जो है वो सब्स्टिट्यूटेड इथेन आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। प्रोपेन आप खुद करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको ब्यूटेन देखेंगे उसको डिटेल में, और ये होगा हमारा ब्यूटेन से रेलिवेंट होगा। तो प्रोपेन जो है वो आपने खुद देखना है। तो इंशाल्लाह ये था लेक्चर, तो फिर जो है वो आपसे बात होगी। ओके, बस पढ़ लेना अच्छे तरीके से आप लोग। अल्लाह हाफिज़।